नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम गद्य विभाग से एक हास्य व्यंग निबंध इस विधा को लेंगे जिसका शीर्षक है वाह रे हमदर्द। इस निबंध विधा में जितनी भी घटनाएं घटित हुई हैं उन सारी की सारी घटनाओं को बहुत ही रोचक ढंग से लेखक ने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। घनश्याम अग्रवाल जी ने हमदर्दी जताने वालों पर इस निबंध के माध्यम से करारा व्यंग किया हुआ है। अस्पताल में मरीज को देखने के लिए जाने की प्रथा प्राचीन काल से देखिए चली आ रही है। इससे मरीज को खुशी मिलती है और वो कुछ समय के लिए अपना दर्द भूल जाता है। पर कुछ मिलने आने वाले जो लोग होते हैं वे मरीज के लिए परेशानी का कारण बन जाते हैं। इस निबंध के द्वारा लेखक ने एक तरफ समाज में विद्यमान परोपकार की भावना पर प्रकाश डाला है तो दूसरी तरफ हमदर्द लोगों की मानसिकता को भी इस निबंध के माध्यम से व्यक्त किया है। चलिए हम देखें विस्तार से यह पाठ वाह रे हमदर्द, जो कि एक निबंध के तौर पर यहाँ पर लिया गया है। अब देखिए हमारी जो अर्थव्यवस्था है विद्यार्थियों, उस अर्थव्यवस्था को दो भागों में बांटा गया है। एक है पूंजीवाद और दूसरा है समाजवाद, सोशलिज्म जिसे हम कहते हैं। तो पूंजीवाद यानी क्या? अर्थव्यवस्था दो भागों में विभाजित की है, एक पूंजीवाद और एक है समाजवाद। पूंजीवाद का अर्थ क्या है? तो समाज में पूंजीपतियों के द्वारा, पूंजीपति यानी अमीर लोग होते हैं, पूंजीपतियों के द्वारा उत्पादन के साधनों पर अधिकार करने की जो व्यवस्था की गई है उसे हम पूंजीवाद कहेंगे। और समाजवाद का अर्थ क्या है यहाँ पर, जिसे कि हम सोशलिज्म कहते हैं? तो वह राजनीतिक सिद्धांत जो राष्ट्रीय संपत्ति को समान विभाजन का परिपालन करता है, समान रूप से संपत्ति का बंटवारा होने जाने पर जोर दिया जाए, वो समाजवाद। इस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था जो है, हमारी जो इकोनॉमी है, उसे दो भागों में विभाजित किया गया है। एक है पूंजीवाद जिसके अंतर्गत हम इन शॉर्ट में कहानी से संबंधित लिंक करना है उसे बताओ, इन शॉर्ट अमीर, और समाजवाद गरीब। इस तरह से इस पर भाषण दिया जाने वाला था। तो उस भाषण को सुनने के लिए इस निबंध का प्रमुख पात्र जो है वह गया हुआ था। अब थोड़ा सा और दूसरी तरफ जाते हुए हम कहेंगे कि ये जो रचना है ना विद्यार्थियों, यह रचना निबंध के तौर पर, इसके विधा कौन सी है? निबंध है। तो निबंध के तौर पर लिया गया और इसमें लेखक जो है, रचनाकार जो है, कौन है रचनाकार? तो घनश्याम अग्रवाल जी। घनश्याम अग्रवाल जी ने अपना अनुभव इसमें बताया। खुद को प्रमुख पात्र के रूप में रखते हुए उन्होंने इस निबंध को लिखा है, बखूबी लिखा है। और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें, देखिए बहुत सारी ऐसी घटनाएं उन्होंने बताई है, विस्तार से देखेंगे हम। चलिए देखिएगा, उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवाद अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था तो सामने से एक कार नजर आ रही थी। रचनाकार भाषण सुनकर आ रहे हैं। भाषण किस पर था? हमारी अर्थव्यवस्था में जो पूंजीवाद और समाजवाद से संबंधित विषयों को लेकर भाषण दिया जाने वाला था। तो उस भाषण को सुनने के लिए वो गए हुए थे। वहां से भाषण को सुनने के पश्चात साइकिल अपनी निकाल कर बाहर सड़क पर अपने घर के लिए वापस रवाना होने लग जाते हैं। सामने से तेज रफ्तार से दौड़ती हुई एक कार जो है आती हुई उन्हें नजर आई।
वो भी हटने के लिए तैयार नहीं है। और ये तो भाई अग्रवाल जी तो पूंजीवाद, समाजवाद, अर्थव्यवस्था इसको लेकर भाषण सुनकर आए थे। तो अमीरी गरीबी का वो जो भाव था उनके मन में था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी पीछे हटने से इनकार किया। वो भी आगे की तरफ बढ़ते गए और वहां से 4 पहियों वाली गाड़ी वो भी आगे की तरफ से आ रही है। दोनों हटने के लिए तैयार नहीं, दोनों एक दूसरे को क्रोधित नजर से देख रहे हैं। इस तरह से उसका नतीजा क्या हुआ, जो 4 पहिए में बैठा हुआ है वो सेफ रहा और बेचारा साइकिल सवार हमारे रचनाकार घनश्याम अग्रवाल जी, इनका बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं और उनकी एक टांग टूट जाती है। उनके आसपास अब भाई मन में मानवतावादी दृष्टिकोण रखने वाले हमारे भारत देश में लोग बहुत सारे हैं। देखिए, दौड़ते हुए तुरंत उसके उनके इर्द गिर्द इकट्ठा हो गए और उन्हें ले जाकर एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। तब तक ये पूर्ण रूप से बेहोश हो चुके थे। इतना हम पढ़ेंगे पर प्रथम परिच्छेद में देखिएगा। उस दिन जब मैं पूंजीवाद, समाजवाद, अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था तो सामने से एक कार आ रही थी। भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया या कार को गुस्सा अधिक आया, यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नजर से देखते हुए आपस में एकदम भिड़ गए। मैंने खामखा पूंजीवाद और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई, ऐसा उन्हें लगने लग जाता है। फलस्वरूप मेरी ही टांग टूट गई। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है, यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरे चारों तरफ दौड़े और उन्हें ले जाकर एक अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। जब उनको होश आई तब उन्होंने, अग्रवाल जी ने अपने आप को एक बिस्तर पर, अस्पताल में एक बिस्तर पर लेटे हुए पाया और उनके इर्द गिर्द लोगों का जमावड़ा था। भारी संख्या में लोग उसमें वो देख रहे, कुछ परिचित कुछ अपरिचित चेहरे सामने उन्हें दिखाई दे रहे हैं। परंतु अचानक एक व्यक्ति एकदम से सबको अलग करते हुए सामने की तरफ आया और उनसे बोलने लगा, भाई डरने की कोई आवश्यकता नहीं, ज्यादा कुछ चोट नहीं लगी हुई है, बस एक थोड़ा सा फ्रैक्चर हो गया है, आप इत्मीनान रखिए। अग्रवाल जी कहते हैं कि भाई मैं तुरंत समझ गया कि वो दिखाना चाहते हैं कि भाई मैं उपस्थित हूं, मैं भी आया हूं। यह उनका मन का भाव उस व्यक्ति की आंखों में से अग्रवाल जी को स्पष्ट रूप से नजर आ रहा था। चलिए इतना पढ़ ले। हाँ, आंख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। परिचित यानी जान पहचान वाले, अपरिचित यानी अनजान। आंख खुलते ही इर्द गिर्द, और एक शब्द ले लीजिए, इर्द गिर्द यानी आसपास। आंख खुलते ही उनके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। उत्सुकता यानी व्याकुलता। मैंने कहराते हुए पूछा, मैं कहाँ हूं? आप सार्वजनिक अस्पताल के एक प्राइवेट वार्ड में हैं। आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है, अब घबराने की कोई बात नहीं है। एक चेहरा इतनी तेजी से जवाब देता है तो रचनाकार को लगता है कि मेरे होश आने तक वो इसीलिए रुका रहा होगा। अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ। मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे स्टैंड पर लटक रही थी। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ और उसका अर्थ कुछ अलग ही उन्होंने लगा दिया। देखिए, टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिनों के लिए रहना। सार्वजनिक अस्पताल यानी पब्लिक हॉस्पिटल जो होते हैं ना, सार्वजनिक अस्पताल कहा जाता है। अपने आप को टांग का टूटना एक नया मुहावरा वो गढ़ लेते हैं और उसका अर्थ लगाते हैं, उसका अर्थ बताते हैं कि भाई उसका अर्थ मुझे लग रहा है सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिनों के लिए रहना।
सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही कांप उठे वे। अरे बाप रे, एक दुर्घटना हुई है, उसे टांग टूट गई, अब और एक दुर्घटना है कि मैं इस कहाँ पर पब्लिक हॉस्पिटल में हूँ, सार्वजनिक अस्पताल में, यानी पक्का अब मैं मरने वाला हूँ, क्या होगा मेरा भगवान जाने। अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द होता है, फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका दिया जाए तो समझ लीजिए आत्मा का परमात्मा से मिलन अवश्य होकर ही रहेगा। अब मुझे यूं लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना यह मेरे लिए दूसरी दुर्घटना है। टांग से ज्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी हमदर्दी यानी सहानुभूति, दया भाव, सहानुभूति, कुछ भी लीजिए। टांग से ज्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे। अब उन्हें लगा पता नहीं तरह तरह के लोग मुझे मिलने आएंगे, क्या क्या मुझे झेलना पड़ेगा मुझे मालूम नहीं। ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम जो है वो बिल्कुल हराम हो जाता है। जिसकी मरीज को खास जरूरत होती है उस आराम को, वो आराम पता नहीं कहाँ नदारद हो जाता है इन मिलने आने वाले लोगों के कारण। एक एक कर उस उनके मन में यह विचार उठते हैं। जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ दे सकते हैं, तकलीफ देखिए। किंतु प्राइवेट वार्ड यह तो एक खुला निमंत्रण है कि हे मेरे परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ, अब जी चाहे जब मन करे तब आओ, चाहे जितनी देर रुकना है रुको, आपको समय का कोई भी बंधन नहीं है। अपने सारे बदले लेने के लिए यही उचित समय आइए और अपना अपना बदला लेकर फिर वापस लौट जाइए। बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी हो जाएगी भाई। मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा कि मेरी दूसरी भी टांग टूट गई है। मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर कभी उनसे मिलने मैं गया था। देखिए पहले प्रकार के लोग कौन से आए कि जब कभी वो उनके जीवन में कुछ ऐसी दुर्घटना हो गई थी तब अग्रवाल जी उन्हें मिलने गए थे। शायद वो उस इंतजार में होंगे कि कब उनके साथ कुछ घटना घटित हो जाए और कब हम उन्हें मिलने जाए। ऐसा विचार रखने वाले जो लोग हैं वो सबसे पहले वो बैच पहले आइए। देखिए मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था। मानो वो इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और कब वे एहसान चुकता करने के हिसाब बराबर करने के लिए पहुंच जाए। इसी समय का शायद वो इंतजार कर फटाक से तपक से वो वहां पर उपस्थित हो जाते हैं सबसे पहले। इनकी हमदर्दी में यह बात खाक छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है, अब तुम्हारा समय था, उस समय हमारा समय था। दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले हाजिर हो जाते हैं। खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं, एज अ फॉर्मेलिटी आना है, मुंह दिखाना है, जाना है, ऐसा मानने वाले लोग भी आते हैं। खासकर वे लोग आ जाते हैं। इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ अपना मुंह दिखाने के लिए, अपनी सूरत दिखाने के लिए आते हैं। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए मैं आंखें नहीं खोलूंगा ना। दूसरी घटना देखिए। पहली घटना किनकी देख ली है हमने, कौन आया था पहली घटना में, सोचिए और अंत में मुझे बताइएगा। अब यहाँ पर दूसरी घटना देखिएगा। दूसरी घटना में उन्होंने क्या बताया है कि एक दिन क्या हुआ
परेशान हो गए वे। औपचारिकता दिखाने वाले तो हर समय आना जाना लगा हुआ था। फिर एक घटना ऐसी घटित हो जाती है कि भाई एक इंसान आते हैं जो कि बड़े अफसर हैं उनके ऑफिस के, तो उनके आने से पूर्व ही लेखक ने ये डिसाइड कर लिया कि आज मैं किसी भी हालत में अपनी आंखें बंद करके लेटा रहूंगा, चाहे कोई भी आए, मैं आंखें नहीं खोलने वाला। इतने में इनके ऑफिस के जो बड़े अफसर हैं, बड़े बाबू हैं, उनका प्रवेश होता है और उन्हें सोया हुआ देखकर वो थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं, चले जाएं हम, लेकिन फिर सोचने लगते हैं कि भाई आया ही हूं तो मुंह दिखा दूं, भाई मैं आया था, जैसे अटेंडेंस लगाने आया हूं, उसको कैसे पता चलेगा मैं आया हूं, तो मुझे मुंह दिखाना ही पड़ेगा। अतः उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे अग्रवाल जी को हिलाना शुरू कर दिया। फिर भी अग्रवाल जी ने अपनी आंखें नहीं खोली। फिर थोड़ी देर रुके, फिर थोड़ी देर के पश्चात उन्होंने क्या क्या किया, उनकी जिस टांग में फ्रैक्चर हुआ है उसी टांग को जोर से दबा दिया। आंखें भी खुल गई अग्रवाल जी की और मुख से चीख भी निकल गई। अब उन्होंने फिर एक जब टकी सी बात कह दी है, कहिए अब दर्द कैसा है, जबकि उन्हें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। पहले इतना पढ़ लीजिए। दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं, खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने के लिए आते हैं। इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाने के लिए आते हैं। ऐसे ही एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए मैं आंखें नहीं खोलूंगा, चुपचाप पड़ा रहूंगा। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने की बजाय वे सोचने लगे कि यदि मैंने उन्हें अपना मुंह नहीं दिखाया तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि उनसे कोई मिलने आया, मैं मिलने आया हूं। अतः उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू कर दिया। फिर भी जब मेरी नींद नहीं, मैंने आंखें नहीं खोली तो उन्होंने मेरी टांग में जो टूटा हुआ हिस्सा था उसे जोर से दबाया। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आंख खोली तो वे मुस्कुराते हुए कह रहे थे कि अब दर्द कैसा है। ये एक मतलब दो प्रकार हो गए। अब तीसरा प्रकार देखिए, महाभयंकर प्रकार देखिए। ये मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं, जिस एरिया में हम रहते हैं उस एरिया वाले जो लोग आते हैं वो तो और भी भयंकर है। ऐसा ही कुछ अनुभव अग्रवाल जी को भी हुआ है। वो कहते हैं मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते। एक दिन उनसे मिलने के लिए, उस दिन सोना बाई जो उनके घर के आसपास रहती थी, वो अपने चारों बच्चों को लेकर वहां पर उपस्थित हो गए। आते ही ऐसी नजर से देखा उन्होंने जैसे और बच्चों को शायद देखो इनकी टांग टूट गई है, बहुत बुरा हुआ है। और साथ ही साथ वो इस नजर से मुझे देख रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी चिड़ियाघर में हूं और वो कह रही है देखो बंदर, अपने बच्चों को दिखा रही है देखो बंदर कैसा बैठा हुआ है। ऐसा मुझे प्रतीत हुआ। कुछ ही समय में देखिएगा, कुछ ही सेकंड भी नहीं हुए होंगे इस तरह से बातें हो रही हैं, इतने में उसके चार बच्चों में से दो बच्चे जो हैं पास पड़ी हुई एक कुर्सी पर एक चढ़ गया और दूसरा मेज पर चढ़कर खड़ा हो जाता है। इतने में दूसरी तरफ उसकी नजर दौड़ाता है तो देखता है उसकी जो छोटी लड़की थी, उस छोटी लड़की ने वहां दवाई की शीशी पड़ी हुई थी, उस दवाई की शीशी को उठाया और उसे लेकर वो कथकली करने लगी, नृत्य करने लगी। और अभी कुछ उसे देखकर उसने पूरा किया ही नहीं तो तीसरी तरफ वो देख रहा है कि भी उसका और एक बच्चा जो है वो मेरा पैर जो टंगा हुआ है ऊपर की तरफ, उसकी रेत की थैली, उसे वजन की थैली, रेत की थैली वहां पर लगाई हुई है, उस पर बॉक्सिंग खेल रहा है। उसे अग्रवाल जी कुछ कहने ही वाले थे कि इतने में उन्हें शीशी गिरने की आवाज आई, दवा की शीशी गिरने की आवाज आई। जैसे ही दवा की शीशी गिरी तो माँ ने अपनी बेटी की तरफ बुरी तरह से घूरा और एक ही क्षण में अग्रवाल जी की तरफ देखते हुए कहा, ये तो शुभ शगुन है, देख लेना आप जल्दी से ठीक हो जाओगे। इस तरह से
काफी देर, तकरीबन 2 घंटे बैठने के उपरांत वो खड़ी हो जाती है और फिर मिलने आऊंगी ऐसा कहकर वो वापस लौट जाती है। देखिए पढ़कर, बोलने वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों का कहा, ये देखो चाचा जी हैं। उनका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है ना, ये देखो बंदर। बच्चे खेलने लगे, एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। रप रप की आवाज ने मेरा ध्यान बटाया। क्या देखता हूँ कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटकी हुई रेत की थैली में बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। मैं इसके पहले कि उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा, फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। दवा गई समझो, बीमारी गई। इसके 2 घंटे के बाद सोनाबाई गई, यह कहकर कि फिर आऊंगी। मैं भीतर से काम गया। लेखक बहुत डर जाता है, हृदय काम उतना ही डर, बहुत डर। ये वापस आई तो क्या होगा। कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने के हद ही पार कर देते। ये भी घटना बड़ी ही रोचक है, देखिएगा। कुछ लोग औपचारिकता यानी फॉर्मेलिटी दिखाने की हद ही कर देते हैं, विशेषकर वे लोग जो दूसरे गांव से मिलने के लिए आते हैं। देखिएगा यहाँ क्या बताया है उन्होंने, कौन सी घटनाएं, देखिए विस्तार से। एक कार उनके हॉस्पिटल के सामने, उनके उधर ही कमरा था, तो आकर खड़ी हो जाती है। वहां से एक आदमी तुरंत उतरता है नीचे की तरफ, दौड़ता हुआ आकर उनके कमरे में घुस जाता है और सीधे जाकर अपसाइड डाउन लेटकर छाती से, लेखक की छाती में सर लगाकर, सर उनके छाती में घुसाकर तकरीबन जोर जोर से रोने लग जाता है। बहुत जोर से। ये क्या हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत कार वाले का सत्यानाश हो जाए, बहुत बुरा। उन्हें लगता है भाई ये इंसान, रचनाकार सोचते हैं ये इंसान कौन है, मैं तो इसे पहचानता ही नहीं हूँ, और मेरा एक्सीडेंट कार वाले का, ये क्या कहे जा रहा है। इतने में उसने जोर जोर से रोना बंद कर दिया और ऊपर की तरफ देखा, लेखक की तरफ। लेखक ने उसकी तरफ देखा। जब उस अनजान व्यक्ति ने लेखक की तरफ देखा तो कहा, अरे रे रे, मैं तो गलत कमरे में आ गया। ये कमरा, और यहाँ कौन है, मैं तो इनसे परिचित नहीं हूँ। झट से वहां से उठता है, देखिए ना लोग कैसे हैं, कैसे होते हैं, गलत पता मुझे दे दिया है। और तुरंत वहां से उठकर कमरे से बाहर निकल जाते हैं और साथ वाले कुछ ही चंद मिनटों में फिर से उसी तरह से जोर जोर से रोने की आवाज है। जिन गुप्ता जी को वो ढूंढ रहे थे वो लेखक के साथ वाले कमरे में थे और चंद समय, एक चंद मिनटों में ही उसी तरह से दोबारा जोर जोर से रोने की, नाटक करने की आवाज आने लगी। इस तरह के लोग भी होते हैं। चलिए इतना पढ़े। रिश्तेदार जो दूसरे गांव से मिलने आते हैं। ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आके रुकी। उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरी छाती पे सर रख कर औंधा पड़ा रोने लगा। औंधा यानी अपसाइड डाउन, उल्टा। कहने लगा, हाय तुम्हें क्या हो गया, कार वाले का सत्यानाश हो। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है, तुझे क्या हुआ। वो थोड़ी देर मेरी छाती में मुंह गड़ाए जोर जोर से रोता रहा, फिर रोना कुछ कम हो गया। उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और मुझसे आंख मिलाई तो एकदम चुप हो गया। जो इतनी जोर जोर से रो रहा था, एक क्षण में ही उसका रोना बंद हो गया। फिर धीरे धीरे हंसते हुए बोला, माफ करना, मैं गलत कमरे में आ गया। आजकल लोग ठीक से पता भी नहीं बताते। शायद मैं जिन गुप्ता जी से मिलना चाहता हूँ उनका कमरा आपके बगल में है। हे। अच्छा भाई माफ करना, कहकर वो चला गया।
अब वही रोने की आवाज मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया। उसने तो हद ही कर दी, लेखक की पत्नी। उसने क्या किया, ये जो मिलना जुलना जो चल रहा है, उतने में टैक्सी ड्राइवर बाहर बैठा हुआ था, उसको पैसा नहीं दिया गया था। तो लेखक की पत्नी ने जाकर उसने उससे पैसे मांगे होंगे और लेखक की पत्नी ने उन्हें पैसे दे दिए। और भी उस व्यक्ति के लिए जितना गुस्सा आया था उससे कई गुना ज्यादा गुस्सा उन्हें अपनी पत्नी पर आया। इस तरह हमदर्दी जताने वाले लोग चित्र विचित्र होते हैं। देखिए, अब और एक ले लीजिए। हमदर्दी जताने वालों में से वे लोग जरूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। बिल्कुल हमें उनके सामने खड़े ही नहीं हो सकते, ऐसे भी लोग आ जाते हैं। हमारे शहर में उन्हीं से संबंधित एक घटना है। उनके शहर में, रचनाकार के शहर में कवि हमेशा सभी को, कोई भी दिख जाए उन्हें पकड़ लेते थे और अपनी बेतुकी मीनिंगलेस ऐसी कविताएं सुनाते रहते थे। और वो आ गए उन्हें देखने के लिए, सत्यानाश हो गया। देखिए, हमारे शहर के एक कवि हैं श्री लपकानंद। उनका नाम भी विचित्र सा है और काम भी विचित्र है। देखिए, हर किसी को पकड़कर जबरदस्ती कविताएं, वो भी अच्छी कविता हो तो सुनने में आनंद आ जाए भाई। सारी की सारी कविताएं उनकी कैसी हुआ करती थी, बेतुकी होती थी, एकदम मीनिंगलेस हो जाती, लोग परेशान हो जाते थे। ये ऐसे इंसान, ऐसे कवि से सामने दिख गए तो लेखक दूसरी तरफ मुड़ जाया करते थे, वहां से रास्ता बदल लेते थे, कन्नी काट लेते। लेकिन आज मैं यहाँ पड़ा हुआ हूँ, मेरी टांग टूटी हुई, जबरदस्ती उनको अब सुनना पड़ेगा, यह भाव उनके मन में जागृत हो गया। मैं अक्सर उन्हें दूर से ही देखते ही भाग खड़ा होता हूँ। जानता हूँ जब भी मिलेंगे 10-20 कविता पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। अब मैं मर गया, ऐसा उनके मन में भाव आ गया। सचमुच वहां पर भी वो कविता करने लग जाते हैं। देखिए, एक दिन बगल में झूला दबाए हुए आप पहुंचे, आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलनों में बहुत ज्यादा बिजी था, लेकिन मुझे आपकी याद रोज आना आती थी, पता नहीं क्यों। सच कहता हूँ, कसम खाकर कहता हूँ, मैं आपके बारे में हर वक्त सोच रहा था। मेरी जहन में बार बार आप ही आ रहे थे। रात भर इस कारणवश मुझे नींद भी नहीं आई। और हाँ, रात को इसी संदर्भ में मैंने क्या कर दिया, एक कविता आपके लिए रच डाली। यह कहकर जल्दी से उन्होंने अपने झोले में, वो जो बैग था उनका, उसमें से एक डायरी निकालकर कविता सुनाना शुरू कर दिया। असम की राजधानी शिलोंग, असम की राजधानी शिलोंग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग, मोटर वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग। इस तरह से उन्होंने डायरी निकालकर कविता पठन शुरू कर दिया। कविता सुनकर वे मुझे ऐसे देख रहे थे, कविता सुनाकर मुझे वे ऐसे देख रहे थे मानो उनकी एक आंख पूछ रही हो, कहो कविता कैसी रही, और दूसरी आंख पूछ रही हो, बोल बेटा अब भी मुझसे भागेगा। मैंने जल्दी से चाय पिलाई और फिर कविताएं सुनाने का वादा कर बड़ी मुश्किल से उसे विदा किया। अब मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो बिल्कुल जरूर तोड़ना, मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना जहां मेरा कोई भी परिचित इंसान ना हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं हमदर्दी जताने वाले। बेदर्द यानी बेरहम, निर्दयी, हमदर्दी यानी सहानुभूति। है कि नहीं बढ़िया पाठ? तो चलिए, आप लोग सभी कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सभी अपनी तबीयत का ख्याल रख रहे हो। स्टे होम।